क्या हाल है भाई सबके। तो यार आई होप कि पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। अपना आज का काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि पूरा अपन 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने स्टार्ट करेगा, 12th का अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, 11th में काइनेमेटिक्स चल रहा है, और 11th के बेसिक मैथ्स वेक्टर ये सब चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो अगर कोई नया है तो वो जाके प्लेलिस्ट वो चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके, और अगर चीज़ें पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ पे सारी क्लासेस की अपडेट्स नोट्स वगैरह सब मिलता है। और व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर देना अगर तुम्हारी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो 76968 36922 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर तुम मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा तुम्हारी जो भी क्वायरी होगी उसके लिए। और अपना डाउट ग्रुप है ना। पढ़ाई के साथ साथ अपना लेक्चर के साथ साथ डाउट्स भी क्लियर होने ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि पढ़ने के बाद में जो डाउट्स आएंगे जब तक उनका रेजोल्यूशन नहीं होगा तब तक पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो तुम उतने बेटर नहीं कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। जो डाउट आएंगे उनको क्लियर नहीं करोगे तो उसके लिए अपना डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम पे तुम सर्च कर सकते हो माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पे जा करके तुम ज्वाइन कर सकते हो अपना ग्रुप, है ना। ऑलरेडी वहाँ पे 350 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं और अपने डाउट डिस्कशन करते रहते हैं आपस में, और मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर कर देता हूँ। साथ में मैं डेली लाइव भी आता हूँ अराउंड 10:40 के आसपास, 10:40 PM के आसपास, जहाँ पे मैं लाइव डिस्कशन करता हूँ डाउट्स का बच्चों के साथ में, जो बच्चे मुझसे डाउट डिस्कस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जो भी कंसेप्ट में उनको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। और ये सब फ्री है, कोई किसी तरीके का कोई तुम्हें पे नहीं करना, है ना। तो अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर देना, उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में अपन ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे किस तरीके से मोशन होगा, उससे पहले अपन ने वेरिएबल एक्सेलरेशन वगैरह इन सब के क्वेश्चंस तो कर लिए थे। बट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे के हिसाब से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो उसका मोशन किस तरीके का होगा, उसका टर्निंग किस तरीके की होगी। लास्ट वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन के लिए। वो चाहे जैसा भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, चाहे आगे हम वर्टिकल मोशन वर्टिकल प्लेन में वेलोसिटी पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, सभी में ये वो वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, ठीक है। और अगर देख लिया तो फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं आज, है ना। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट भी सीखेंगे आज, और आगे के कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यार तुम्हें बोल रहा है कि अगर किसी पार्टिकल को मान लो 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से फेंक दिया और इनिशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट में ही दे दी, और पूछा है कि 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना और वेलोसिटी, ये सब चीज़ें। तो यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझें कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, कि हर सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज होगी। यानी कि अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो एक्सेलरेशन ये बताएगा कि हर सेकंड वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगी, अपोजिट है तो उसको घटाएगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई 2, यानी कि अब वो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हर सेकंड कितना चेंज हो रहा है 2। तो हर सेकंड 2 से चेंज कर करके हर सेकंड 2 से बढ़ा बढ़ा करके 1 सेकंड बाद में 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, 20, इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर पूछे 5 सेकंड में तो 1 सेकंड में 2 का चेंज आएगा, तो 5 सेकंड में कितने का चेंज आएगा 10 का। समझ में आ गई क्या बात। इस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हें इसको बेसिक्स से समझ सकते हो। इक्वेशंस तो तुम सब लगा लोगे यार, इक्वेशन तुम्हारे पास है कांस्टेंट मोशन की। बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनकी, तुम्हें बिना इक्वेशन के कैसे सोच सकते हो, और उस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ये पता होना ज़्यादा जरूरी है अगर तुम एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो। और अगर तुम चाहे नीट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन कंसेप्चुअली करेक्ट होना एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट होती है स्टूडेंट की। अदरवाइज तो फॉर्मूलेज में उसकी लाइफ निकल जाती है, वो चीज़ें समझ ही नहीं पाता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब कि हर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है 2। तो हर सेकंड 2 से बढ़ेगी तो 5 सेकंड में कितने से बढ़ जाएगी 10 से। 10 थी और 10 से और बढ़ गई तो 20 हो गई ना। हम सीधे निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो वेलोसिटी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म नहीं आएगा। हम सीधे स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते। 1 सेकंड पे 10 है, फिर अगले ही सेकंड पे 12 हो गई, और 10 से बढ़ते बढ़ते 12 हुई है। तो पूरे 1 सेकंड में भी कांस्टेंट नहीं है 10। 10 से बढ़ते बढ़ते 1 सेकंड बाद 12 हो गई, फिर 12 से बढ़ते बढ़ते 1 सेकंड बाद 14 हो गई, इस तरीके से वो चल रही है। तो ये सब चीज़ें होंगी, है ना। दूसरी, अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो मैं सीधे बता सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन का आंसर, कि अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो एवरेज एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा। कांस्टेंट वैल्यूज का एवरेज उतना ही होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन उतना ही आने वाला है, ठीक है क्या। पूछा है कि टाइम व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड स्पीड कब होगी, 50 कब पहुंचेगा, जब इसमें चेंज 40 का आ जाएगा। 40 का चेंज आने के लिए 2 के हिसाब से हर 1 सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है, तो 40 का चेंज आने के लिए इसको 20 सेकंड लग जाएंगे। ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो देखो तुम कर ही सकते हो, फॉर्मूला से तो मैं तुम्हें करवाऊंगा ही।
तो तुम ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं देखो इनिशियल वेलोसिटी, हमें देखो प्लस माइनस मानना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किसी एक डायरेक्शन को प्लस मानेंगे, एक को माइनस मानेंगे, और सॉरी एक को प्लस मानेंगे, उसके अपोजिट माइनस डायरेक्शन होगा। अब मोशन राइट में हो रहा है तो हम क्यों वो करते हैं, राइट में ही पॉजिटिव मान लेते हैं ताकि सारे पैरामीटर्स अपने पहले पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर लेफ्ट में पॉजिटिव मानेंगे तो राइट में सारे पैरामीटर्स नेगेटिव आ जाएंगे, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन बदलेगा। और नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि चीज़ें पलट गई, चीज़ें उसी डायरेक्शन में है, बस तुम्हारी डायरेक्शन नेगेटिव है उस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डायरेक्शन वाले फंडामेंटल्स और किस तरीके से कांस्टेंट मोशन का एक्सेलरेशन होता है, ये सब लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो जरूर देख लेना, ठीक है। खैर, अगर तुमने लास्ट लेक्चर देख लिया है तो अब हम सीधे तुम्हें अप्रोच कर सकते हैं कि मैं राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि राइट में प्लस का 10 दे रखी है, सॉरी राइट में 10 दे रखी है, तो उसको प्लस का 10 मीटर पर सेकंड लिखा जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वाले जो भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन के फॉर्मूले हम निकाले वो सारे के सारे वेक्टर फॉर्मेट में, यानी कि डायरेक्शन के साथ वैलिड हैं। वो मैग्नीट्यूड स्पीड वगैरह के रिलेशन नहीं है, v = u + at, उसमें वेलोसिटीज रखी जाएंगी विद डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में प्लस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम ही डायरेक्शन में राइट में ही, तो दोनों प्लस में आ गए। अब अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा, पहला वेलोसिटी निकालना है एट t = 5, v = u + at से किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ अगर तुम्हें इक्वेशन से करना है, अदरवाइज तो 5 सेकंड में 2 के हिसाब से 10 का चेंज आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए। इक्वेशन लगाएं v = u + at, तो इक्वेशन आ जाएगा 10, सॉरी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू इनिशियल 10 थी प्लस a × t, इसमें चेंज आ जाएगा कितना, 2 × टाइम कितना है 5 सेकंड बाद पूछा हुआ हमसे, ठीक है। तो v = आ जाएगा 10 + 20, सॉरी 10 + 10 कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात, 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमें पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन s = ut + हाफ at², s = ut + हाफ at² लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी है प्लस का 10 इंटू 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 5 प्लस में हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2 इंटू टाइम 5 का स्क्वायर। तो देखो ये 2 से ये 2 कट गया और डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है 50 प्लस में 25, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया बेटा 75 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट अगर मैं देखूं तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है तुमसे, थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 सेकंड का 75 मीटर, अपॉन में टाइम कितना 5 सेकंड। समझ में आ गई क्या बात, कितना हो गया ये 25 मीटर पर सेकंड, 25 नहीं 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या यार, क्या बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। फोर्थ में देखो, फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन इन 5 सेकंड, एवरेज एक्सेलरेशन इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v - u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल t। और v - u तो देखो v - u तो 80 बनता है, क्योंकि v = u + 80 होता है, तो v - u यहाँ से देख सकते हो तुम कि v = u + 80, तो v - u कर दोगे तो 80 बन जाएगा, 80 बन जाएगा ना, a × t अपॉन में t, यानी कि a ही आ गया। किसी भी इंटरवल में निकाल लो ना तो 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, देखो एवरेज एक्सेलरेशन उतनी आ रही है। और हम वैसे भी बोल सकते थे सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, विल रिमेन सेम, वो बदलेगा ही नहीं भाई। जब एक्सेलरेशन नहीं बदल रही तो एवरेज तो उतना ही रहेगा ना। एवरेज तो तब आता है जब चीजें बदल रही होती हैं, तो उसको किस कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस किया जा सकता है, वो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, कि वो सेम इफेक्ट दे देगी सेम टाइम इंटरवल में। जो वेरिएबल पैरामीटर देख रखा है उसका कितना कांस्टेंट वैल्यू सेम इफेक्ट दे देगा, वो एवरेज होता है। बट यहाँ पे तो बदल ही नहीं रही, तो वो खुद कांस्टेंट है, तो एवरेज भी उतना ही आएगा, सेम ही वैल्यू रहनी पड़ेगी एवरेज की भी। समझ में आ गई यार, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट था, बताओ। अगर नेक्स्ट में देखूं कि जो तुमसे पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि टाइम व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहेगी, पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलेगा। समझ में आई क्या बात। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर ही होता है, तो v = u + at, उसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। v आ जाएगा, u कितना है और टाइम पूछा है कि स्पीड जो 50 हो जाएगी, तो वेलोसिटी जो 50 होगी वो निकाल लेते हैं। u कितना बेटा 10 प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम t, तो ये बन जाएगा 40 =
2t, यानी कि टाइम कितना निकल के आ जाएगा 20 सेकेंड। कितना टाइम निकल के आ जाएगा बेटा 20 सेकेंड इसका टाइम निकल के आ जाएगा। 5/5 पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चंस है। सिंपल 3 इक्वेशंस लगा करेंगे, एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानो, उसके अपोजिट नेगेटिव होगा, पार्टिकल जैसे चल रहा है उसके हिसाब से जो इक्वेशंस लगाते जाओ आंसर पता करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे और ट्राई कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इस ऐसे टर्निंग वाले क्वेश्चन अपन ने कल भी करे थे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, कि एक वॉल थी, एक वॉल से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी u से और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है a, टाइम 0 पे ये सिचुएशन है। अब पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द वॉल से इस वॉल से पार्टिकल कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। क्यों मैक्सिमम क्यों पूछा हुआ, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी जो भी है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन होने की वजह से पार्टिकल आगे जाएगा और फिर लौट कर वापस आएगा। लास्ट क्लास में हमने इस तरीके के क्वेश्चंस करने की कोशिश करी थी और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हर एक पैरामीटर कैसे चेंज हो रहा है उसमें और क्या क्या सिमेट्री लगेंगी ऐसे क्वेश्चंस में, हम जो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, रिजल्ट याद रख सकते हैं क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए, उनके विद लॉजिक ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आगे जाएगा, वेलोसिटी कम होगी, रुकेगा रुकेगा रुकेगा, फिर एक टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी इसकी, फिर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी वेलोसिटी और ये वापस लौटेगा, आके फिर से टकराएगा। तो ये जाकर के वापस लौटेगा इस टाइप के मोशन में। तुमसे पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द वॉल कितना होगा, टाइम कितना होगा, वापस लौट के आने का कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तब कितना टाइम होगा, है ना, और मैक्सिमम डिस्टेंस से वापस लौट कर आने का सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रिटर्न टू द वॉल, ये वेलोसिटी, ये सब चीज़ें। तो ये सब क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में समझे थे कि किस तरीके से पार्टिकल का मोशन होता है जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम सीधे बता सकते हैं अगर हमने लास्ट लेक्चर की चीज़ें ढंग से समझी थी। तो हमने ये देखा था कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं और पार्टिकल का मोशन लीनियर मोशन होता है, तो जाते समय का और आते समय का पाथ बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्रिक होता है, बस डायरेक्शन रिवर्स होती है और कुछ नहीं। जाते समय और आते समय सेम पाथ होता है, समझ में आई बात। जाते समय और आते समय पार्टिकल सेम पाथ फॉलो करता है। ये जाते समय की लाइन दिखा देता हूँ, आते समय की, पार्टिकल एक ही लाइन में चलेगा, वो चलेगा ऐसे और फिर सिर्फ वापस उसी पे वापस आएगा। पहले इधर जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर वापस लौट के आ जाएगा उसी लाइन पे। बस मैं आने का पाथ अलग दिखा देता हूँ, इसलिए लाइन अलग बना दी है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे जा करके नीचे होगा फिर ऐसा नहीं है, वो सेम ही लाइन पे, बस रिटर्न वाली लाइन मैंने वापस बना दी है दूसरी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई है उसकी पार्टिकल की घटते घटते। तो कितना टाइम लगता है यहाँ पे एक तरफ जाने का टाइम u/g होता है, u/a होता है, u/a, और सेम वापस लौट के आने का ये टाइम भी u/a होता है, और टोटल टाइम यहाँ पे पहुँचने का कितना होता है 2u/a। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का ये टाइम u/a, यहाँ से वापस लौट के आने का टाइम u/a, और टोटल टाइम कितना बन जाएगा 2u/a। और जब वापस लौटता है पार्टिकल, जब पार्टिकल वापस लौटता है उस समय जो स्पीड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड होती है। ये सारे रिजल्ट हमने कल अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, कल अपन ने ये सारे रिजल्ट अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं और विद लॉजिक करे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। जिस रेट से यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी उसी रेट से सेम टाइम में सेम स्पीड यहाँ पे बढ़ती जाएगी। इस वजह से सेम जो मोशन है वो होता है, वो रिपीट होता है जब पार्टिकल टर्न कर जाता है उसके बाद का। ठीक है ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछूं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया था u²/2a, कितना आया था u²/2a। क्लियर है क्या यार। तो अगर मैं फर्स्ट का आंसर देना चाहूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम, तो पहले पार्ट का आंसर ये बनेगा u²/2a। क्लियर है क्या यार। क्या बन जाएगा दोस्त, u²/2a पहले पार्ट का आंसर बन जाएगा। दूसरे पार्ट का आंसर दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रिटर्न द पार्टिकल। और मैं बता भी देता हूँ कि कैसे करा अपन ने, लास्ट लेक्चर से मैं सीधे लिख दे रहा हूँ अगर तुम्हें याद होंगी चीज़ें। तो मैं v² - u² इक्वल टू 2as कर देता हूँ, फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u है इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस a डिस्प्लेसमेंट s मैक्स। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो प्लस u लिखा जाएगा और एक्सेलरेशन को माइनस a लिखा जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एस मैक्स जो निकल के आ जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन माइनस ए इनिशियल वेलोसिटी u², एस मैक्स निकल के आ जाएगा। खैर मैं चीज़ें दोबारा कैलकुलेट कर ही देता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट तुम ये रिजल्ट याद रख सकते हो। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिजल्ट बहुत जगह काम में आएंगे, वर्टिकल मोशन में, प्रोजेक्टाइल में, आगे बहुत जगह काम आएंगे। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब वो पार्टिकल चल रहा होगा तो उसके ये रिजल्ट्स होते हैं जब एक्सेलरेशन अपोजिट होता है। तो जहाँ से स्पीड u से चला है वापस लौट के आने में उतना ही टाइम लगता है, सॉरी जाने में उतना टाइम, वापस आने में उतना टाइम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट u²/2 ये लगता है। ठीक है, v = u + 80,
से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में वो वहाँ पे पहुंचेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, वेलोसिटी को जीरो करो, जीरो इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन यानी कि माइनस ए इंटू टाइम टी। तो ये टाइम टी कितना लग जाएगा बेटा, यू बाई ए। और सेम टाइम टोटल टाइम अगर मैं पूछूं कि वापस लौट के आने में कितना लगेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, अच्छा सेकंड पार्ट यही था कि टोटल टाइम कितना लगेगा वापस लौट के आने में। वापस लौट के आने में टोटल टाइम निकालने के लिए मैं ये इसको थर्ड पार्ट बोल देता हूँ, ये थर्ड पार्ट था। सेकंड पार्ट अगर देखूंगा तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी मैं कर सकता हूँ कि जब वापस लौट के आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है यू इंटू टाइम कैपिटल टी बोल देते हैं उसको, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन माइनस ए इंटू टाइम कैपिटल टी का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हाफ ए टी स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा या फिर दोनों की इस तरफ ले लो, तो ये ए बाई टू टी स्क्वायर माइनस यू इंटू टी इक्वल टू ज़ीरो, और इसमें से टी कॉमन ले लोगे तो टी इंटू ए टी बाई टू माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से दो इक्वेशंस निकल के आएंगी, एक तो टी इक्वल टू ज़ीरो, टी इक्वल टू ज़ीरो तो इनिशियल टाइम है, ये तो इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम है जब पार्टिकल चला था 0 सेकंड। तो दूसरा रूट यहाँ से निकल के आ जाएगा कि 80/2 इक्वल टू माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो, तो टाइम आ जाएगा 2u/a। समझ में आ गई बात, क्या बन जाएगा 2u/a। उसके लिए u तो इधर चला गया पहले, तो फिर 2 उधर चला गया, फिर a नीचे आ गया, 2u/a बन गया। ये टाइम है, ये टोटल टाइम टू रिटर्न आंसर, ये आंसर बन जाएगा इसका। समझ में आ गई क्या बात, ये इसका आंसर बन गया, ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद में अगर मैं बताऊं तुम्हें कि जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि टाइम टू रिटर्न बाय ब्लॉक फ्रॉम मैक्सिमम डिस्टेंस टू वॉल, मैक्सिमम डिस्टेंस से वॉल तक वापस आने में कितना समय लगा होगा। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन पार्ट की बात करूं, जाने में जो समय लगा, ऐसे बना लूं, जाने का समय u/a, वापस आने का समय t, जाने का समय u/a, वापस आने का समय इसको t1 बोल देता हूँ, जाने का समय, वापस आने का समय t2। टोटल टाइम जो है वो 2u/a है, जो कि t1 प्लस t2 है। t1 यहाँ पे u/a है, t1 की वैल्यू है u/a, तो यहाँ से देखो t2 भी कितना आ जाएगा u/a। या फिर वही बोलो कि t1 और t2 बराबर होते हैं, जाने का समय और आने का समय बराबर ही होता है, सेम जगह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से तक जाने का और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस उसी जगह पर आने का जो टाइम होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर सोल्व करना चाहें तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा हो तुमसे, फिफ्थ पार्ट में, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रिटर्न्स टू द वॉल, जब वापस लौट के आता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वापस लौट के आता है तो दो तरीके से कर सकते हो तुम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, या तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, तो v आ जाएगा u प्लस एक्सेलेशन माइनस ए, और टाइम टोटल कितना 2u/a, वापस लौटने का टाइम 2u/a टू रिटर्न, रिटर्न करने में जो टाइम लगेगा उतना लगेगा। तो v आ जाएगा u, और a से a कट जाएगा दोस्तों, और ये माइनस का 2u बच जाएगा, माइनस 2u इक्वल टू v इक्वल टू माइनस का u। तो जब ये वापस लौट के आएगा तो किस वेलोसिटी से आएगा, u से अपोजिट डायरेक्शन में। ये रिजल्ट हमें वैसे भी याद था। ठीक है, या फिर मेथड 2, ये तो मेथड 1 से ऐसे कर सकते थे। मेथड 2 तुम ये लगा सकते थे कि जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसको इक्वेशन को यूज ले सकते थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। जब रिटर्न कर जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये वाली साइड जीरो हो गई, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बन गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो वी आ जाएगा प्लस माइनस यू, और रिटर्न करते समय डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वेलोसिटी माइनस यू वाला चूज करेंगे। प्लस यू किस समय है, पार्टिकल जब राइट में चलना स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि हमने राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इस तरफ प्लस यू वेलोसिटी थी तो इस तरफ माइनस यू होगी, तो वो आंसर आ जाएगा माइनस यू। इस तरीके से तुम सोल्व कर सकते हो। अब पूछा कि टाइम टू मूव फ्रॉम हाफ ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस टू मैक्सिमम, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसकी आधी से, यहाँ से और यहाँ तक जाने का समय कितना होगा, हमसे ये पूछा हुआ है। तो इसी को उठा लेते हैं, है ना। और अगला पूछा है टाइम टू रिटर्न फ्रॉम मैक्सिमम डिस्टेंस टू हाफ ऑफ मैक्सिमम, यहाँ से देखो आधे डिस्टेंस से यहाँ तक जाने का समय, और यहाँ से वापस यहाँ पे आने का, आधे डिस्टेंस पे आने का समय, ये दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं हमसे। ठीक है, तो कोई नहीं, हम कर लेंगे सोल्व, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इक्वेशंस लगानी है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि मान लो ये डिस्प्लेसमेंट आधा है, एस मैक्स का आधा है, ये एस मैक्स का आधा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट एस मैक्स का आधा है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट एस मैक्स का आधा हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय होगा, कौन से पार्ट कर रहे हैं हम, 6 एंड 7 पार्ट कर रहे हैं, 6 एंड 7th पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय अगर मैं टी नोट बोलूँ तो यहाँ से यहाँ तक वापस लौट के आने का समय भी टी नोट ही होगा। ये बात समझ में आती है क्या? किसी भी लेवल से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाने का समय और वापस आने का समय सेम होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ से यहाँ तक जाने का समय निकालने के बजाय यहाँ से यहाँ तक आने का समय निकाल लूँ। इस मोशन में एक्सेलरेशन ए इस तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, तो मैं इसको बोल दूँ ए, ये बी और ये सी जाते समय का और डी आते समय का पॉइंट है। समझ में आ गई बात? तो मैं बी टू डी इक्वेशन लगा देता हूँ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी वी टाइम निकालना है मुझे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट एस मैक्स का आधा यानी कि यू स्क्वायर बाई 2a इसका आधा, ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का ये नेगेटिव है। इक्वल टू यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितने पॉइंट की होगी, बी पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट होगा। समझ में आ गई बात? ये इनिशियल पॉइंट होगा ये वाला बी। तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना दोस्त, तो हम ये वाली इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगा रहे हैं तो हम यहाँ वाली इस पॉइंट को इनिशियल मानेंगे, ये फाइनल अपना। यहाँ वाली वेलोसिटी 0 है तो ये u 0 हो गया, इसीलिए मैंने ये पॉइंट चूज करा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो इसी वाले इंटरवल में u 0 हो जाएगा, सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर वाले इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा। हाफ इंटू एक्सेलेरेशन माइनस का a है इंटू टाइम का स्क्वायर, टी नोट माना था और टी नोट स्क्वायर। तो ये देखो माइनस से माइनस कट गया, देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट गया और ये वाला 2 भी इस वाले 2 से कट गया। तो जो टी नोट स्क्वायर है वो बन रहा है बेटा यू स्क्वायर अपॉन में 2a, टी नोट जो बन रहा है वो रूट यू अपॉन में यू टी प्लस डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ये कितना बन जाएगा, अच्छा एक्सेलरेशन मिस कर दी ना अपन ने, ये वाली एक्सेलरेशन भी तो नीचे आएगी, तो नीचे ए स्क्वायर बन जाएगा। तो टाइम जो बनेगा ये बनेगा 1 रूट ऑफ यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन में रूट 2 यू अपॉन में a, 1 अपॉन में रूट 2 यू अपॉन में a। इतना टाइम लग जाएगा इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट से वापस एस मैक्स बाई 2 आधे वाले पॉइंट पे आने में, और यहाँ से आधे पॉइंट से यहाँ पे जाने में, और यहाँ से वापस लौट के आने में बराबर समय लगेगा, और वो इतना इतना समय लगेगा। समझ में आ गई क्या बात? कोई इशू यार? तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हें, और ये तुम चीज़ें खुद भी कर पा रहे होगे। बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें ज़्यादा कनेक्टेड चीज़ें फील नहीं हो रही तो लास्ट लेक्चर जरूर करना, पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से सिर्फ एक्सेलरेशन दी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ए से इस पार्टिकल को जाने के लिए एक्सेलरेशन दे दी है, और इसकी स्पीड अब हर सेकंड 2 से बढ़ते बढ़ते हर सेकंड 2 से बढ़ती जाएगी। पूछा टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो हर सेकंड 2 से बढ़ेगी तो 10 होने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड। देखो सीधे आंसर दे सकते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के लिए तो तुम्हें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव 25 मीटर उसके लिए भी इक्वेशन लगानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट वाली, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट का जो मोशन है वो हर सेकंड में सेम डिस्टेंस नहीं चल रहा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही, तो हर सेकंड ज़्यादा ज़्यादा चलता जा रहा है। पहले 1 सेकंड में जितना चलेगा उसके कंपेरिजन में फिर ज़्यादा चलेगा, फिर ज़्यादा चलेगा, फिर ज़्यादा, ऐसे चलता जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हर सेकंड फिर ज़्यादा चलने लगेगा। तो फॉर्मूले से अगर मैं पहला सवाल करना चाहूँ कि वेलोसिटी कब 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे हम। v है इनिशियल वेलोसिटी, हम पहले यही साइन कन्वेंशन ही ले लेते हैं, हर एक क्वेश्चन में ये जरूरी है। राइट वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और इसलिए हम देखेंगे तो u तो 0 है और एक्सेलरेशन को +2 का मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, है ना। राइट में है, राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव मानिए तो +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे तो v इक्वल टू यू, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 10 हो जानी चाहिए ना। तो 10 इक्वल टू यू कितना है बेटा, u 0 है प्लस एक्सेलरेशन है 2 इंटू टाइम t। तो देखो ये t कितना आ जाएगा, 10/2, 5 सेकंड निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? क्या निकल के आ जाएगा, 5 सेकंड निकल के आ जाएगा। क्लियर इतना? 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सेकंड पार्ट सोचो, सेकंड पार्ट है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्ड 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्ड 25 मीटर। अगर ये 25 मीटर चल जाएगा तो एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्ड 25 मीटर, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव 25,
नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये क्वेश्चन होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये क्वेश्चन लिख लिया ऐसे, वेलोसिटी 25 मीटर चल गया तो डिस्प्लेसमेंट 25 ही हुआ ना। क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी कितनी होगी जब वो 25 मीटर चल गया। तो जब वो 25 मीटर चल गया तो उस समय कितना वेलोसिटी होगा उसका आगे जाने के बाद में। तो देखो सोचते हैं कि इक्वेशन कौन सी लग सकती है। बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि कौन सी इक्वेशन लगाएं सर, हमें ये समझ में नहीं आता। इक्वेशन कौन सी लगाई जाती है, कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा, डिपेंड करेगा गिवन पैरामीटर्स क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। तुम्हें यू पता है, बिल्कुल पता है, जीरो है, यू जीरो है ये पता है, एक्सेलरेशन है +2 ये पता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा यूनिट्स में है। वेलोसिटी हमें निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर पता है, बस ये चीजें पता है हमें निकालनी। इन चीजों का रिलेशन क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। तो जब भी तुम्हें कुछ चीजें निकालनी हो तो पता नहीं लग रहा हो क्या करना है, तुम ये देख लो गिवन क्या क्या है और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। क्या हम उनमें डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते इनडायरेक्ट रिलेशन, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कैसे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले याद करने की कोशिश करो। और कोई ना कोई फॉर्मूले एक दूसरे का कॉम्बिनेशन उनको लिख लो पहले, है ना। दिमाग में सोचने की ज्यादा कोशिश मत करो, अगर तुम्हें पहली बार भी नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो कि कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, क्या क्या लग सकता है। समझ में आ गई क्या बात। मुझे दिख रहा है कि यू ए वी और एस का रिलेशन होता है थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ से सीधे रिलेशन मिल सकता है इन सबका, तो मैं यूज कर लूंगा। फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन है 2 और डिस्प्लेसमेंट है 25, बस वी स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 25, तो वी बन जाएगा बेटा कितना 2 इंटू 5, रूट ले लेंगे, 4 का रूट 2, 25 का 5, वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो हमने पहला पार्ट किया था कि 5 सेकंड में ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो रही है, उस समय में ये 25 मीटर चल चुका है, क्योंकि 25 मीटर चल चुके उतने में वेलोसिटी आई तो यही आ गया। यानी कि 5 सेकंड बाद में ये कितना चल चुका होगा 25 मीटर। तो थर्ड पार्ट जो पूछा हुआ है कि 25 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, हम सीधा बता सकते हैं, सीधा बता सकते हैं कि थर्ड में जो टाइम लगेगा वो 5 सेकंड लगेगा टू डिस्प्लेस 25 मीटर। 25 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए टाइम कितना लगेगा बेटा, 5 सेकंड लगेगा। और अगर नहीं भी पता होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, हम डिस्प्लेसमेंट हमें पता था 25 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी पता था 0 है, और एक्सेलरेशन पता था +2 है, और टाइम हमें कैलकुलेट करना था। तो इन सब पैरामीटर्स का क्या ही रिलेशन हो सकता है, याद करो तीन इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। डिस्प्लेसमेंट की दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस वो लग जाएगा, t है, u है, a है, s है, बस इन्हीं का तो रिलेशन चाहिए था। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। u 0 था, डिस्प्लेसमेंट 25 है, u 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 2, और टाइम का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। 2 से तो 2 कट गया, टी स्क्वायर 25 है तो t आ जाएगा 5 सेकंड, ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। ये तो हमने बता दिया था अबव 2 पार्ट से, अबव 2 पार्ट्स उन दोनों को देख करके हमने बता दिया था भाई 5 सेकंड में स्पीड 10 हुई, और 10 सेकंड में स्पीड होने पर उसको डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है, यानी कि 5 सेकंड में वो 25 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे था। या फिर हम सीधा इक्वेशन लगा करके ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे वाले आने ही चाहिए सिंगल पार्टिकल के मोशन के, बार बार इन्हीं के अंदर, इन्हीं मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के कुछ ना कुछ पार्ट मिलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना लगा, वहाँ से वहाँ तक चलने में कितना लगा। बाकी और भी आगे क्वेश्चन करेंगे जो अलग वैरायटी के होंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी व्हेन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर गिवन, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तुम्हें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, तो बोलो एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी कितना होगा फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो 1D की बात चल रही है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हमें लगाना है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं अगर बात करूंगा तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा। एवरेज वेलोसिटी जो भी होगी, एवरेज वेलोसिटी देखो ध्यान सुनो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल सी बात है, अपॉन में टाइम, किसी भी टाइम इंटरवल में तुम्हें चाहिए होगा उस टाइम इंटरवल की पहले इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितने इंटरवल तक तुम्हें एवरेज निकालना है वो टाइम में डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ए है, तो उस टाइम इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी यू की वजह से आने वाली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ये एवरेज वेलोसिटी में कुछ चेंजेस करेंगे, टाइम को डिवाइड कर दिया, एक बार यहाँ से डिवाइड करा तो टी से टी कट गया, इधर डिवाइड करा तो टी से टी की पावर 1 कट जाएगी, तो 1 बच जाएगी, तो ये 1/2 a इंटू टी,
तो u प्लस ए टी अपॉन में 2। समझ में आ गई बात? यहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है कि मैं अगर एलसीएम लूँ तो ये 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 बनेगा, और u प्लस ए टी कुछ होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं 2u को 2 बार लिख दूंगा, u प्लस ए टी अपॉन में 2। समझ में आ गई क्या बात? ये बन जाएगा इतना सा पार्ट वेलोसिटी v, ये बन जाएगा u प्लस वी बाई 2। वी एवरेज कितना बन जाएगा बेटा, u प्लस वी बाई 2। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में दे रखा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 होगा फॉर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फॉर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बदल लिया मैग्नीट्यूड नहीं तो तुम एवरेज निकाल दोगे, ऐसा नहीं होगा फिर। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल सकता था मैं, दूसरा उससे भी निकाल सकता था कि मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को, बस मुझे एक्सेलरेशन को फिर वो करना पड़ता है एलिमिनेट। ये तो मेथड 1 था। मेथड 1 ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट को तुमने ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट को तुम और भी तरीके से लिख सकते थे। मेथड 2 ये लिख देते कि भाई एवरेज वेलोसिटी तो निकलेगी तो उसी से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम से। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a यूज में ले सकते थे कि जो एक्स डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a बनेगा। इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को तुम लिख सकते हो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू अपॉन में 2a। अब ध्यान से सुनो, जो डिस्प्लेसमेंट आया v माइनस यू अपॉन में a इंटू वी प्लस यू अपॉन में 2, ऐसा कर लेते हैं। a को मैं v माइनस यू के साथ ले आया और 2 को अदर ले गया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, v माइनस यू इक्वल टू 80 बन जाएगा। सिंस मैं ऐसा कर सकता हूँ ना यार कि जो v माइनस यू है उसको 80 लिख सकता हूँ ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। सिंस v माइनस यू इक्वल टू 80, v इक्वल टू यू प्लस 80 से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये s जो बन जाएगा, s बन जाएगा बेटा तुम्हारा a इंटू टी अपॉन में a इंटू वी प्लस यू बाई 2। अब ध्यान सुनो, a से a कट गया, s अपॉन में t आ गया। देखो ये जो t है इसको लेफ्ट में ले जाओ, ये जो टाइम बना था इसको दोबारा से अगर लिखेंगे तो s इक्वल टू टी टाइम्स वी प्लस यू अपॉन में यू प्लस वी अपॉन में 2, इसको लिख सकते हैं अपन u प्लस वी अपॉन में 2। और t को नीचे ले आओगे तो बन जाएगा s अपॉन में t, s अपॉन में t u प्लस वी बाई 2। और s अपॉन में t क्या बनता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा u प्लस वी बाई 2। बनाने के तरीके हैं 3 ही फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई आपस में रिलेशन बन ही जाएगा और उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या यार? तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो हम इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तब के लिए। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन है ना, पाथफाइंडर का ब्यूटीफुल सा इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है पाथफाइंडर में, तुम बुक ओपन करके देख सकते हो अगर चाहो तो। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में तुम्हें क्या पैरामीटर गिवन है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल है मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना चाह रहे, बस मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वो बता दिया कि इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाता है। जरूरत पड़े तो तुम यूज में ले सकते हो। बहुत बहुत बारी तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी होती है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाल लेंगे तुम सीधे यूज में ले सकते हो ना। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम सीधा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा टोटल। तो उस तरीके से या फिर क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, तो एवरेज बताओ, तो उसके लिए। बाकी अगर तुम यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में तो इसको करना। ठीक है, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी वगैरह ये सब पूछी हुई है। तो क्वेश्चन ये तुम्हें कह रहा है कि पार्टिकल है मूव करता है कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव करता है, ये देख गिवन है। इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें आइडिया नहीं लग पाता करना कैसे, जो अप्रोचेज होती हैं वो आइडिया से नहीं लग पाता। हम क्वेश्चन की जो छोटी छोटी बातें उनको मिस कर देते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रखते करना क्या है, उसमें दिया क्या है। जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे क्वेश्चंस में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, बट उनको लिखने का तरीका और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देना, इस तरीके से हमारा दिमाग उनको रिसीव नहीं कर पाता है। इस वजह से हम वो क्वेश्चन टफ लगने स्टार्ट कर जाते हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें खुद पढ़ के बताऊंगा तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, लेकिन तुम एक बार वीडियो पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर समझो कि क्या तुम सच में इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। और एक बार अगर तुमने पढ़ लिया है तो फिर वापस से स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बट हाँ खुद से जरूर पढ़ें एक बार वीडियो पॉज करके, ताकि तुम खुद समझ सको कि तुम्हें क्या क्या चीजें। तुम एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिखो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम इससे निकाल सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं जो क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएंगी वो इस क्वेश्चन से निकाल सकते हो। और फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये गिवन है कि पार्टिकल जो है वो
कॉन्टिन्यूसली मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ वापस लौट के नहीं आ रहा, बोला अच्छी बात है। इन कॉन्टिन्यूस मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पासेस द एक्स इक्वल टू 9 मीटर को पास करता है और 70 मीटर को पास करता है 1 सेकंड एंड 3 सेकंड पे, इंस्टेंट पे, यानी कि 1 सेकंड पे 9 मीटर पे होता है और 3 सेकंड पे 17 पे होता है रेस्पेक्टिवली, इतना दे रखा है। इट्स एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन में क्यों है कि एवरेज वेलोसिटी 1 से 3 का, 1 से 3 में देखो ये 9 से 17 पे गया था, उस टाइम इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी, और 0 से 6 सेकंड की जो 0 पे और 6 पे कहाँ पे था ये नहीं दे रखा, बट बोल रखा है कि 1 से 3 की जो एवरेज वेलोसिटी और 0 से 6 की जो एवरेज वेलोसिटी है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का रेशियो सेम है। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 3 सेकंड है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल 6 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक में जो भी डिस्प्लेसमेंट आया और यहाँ से यहाँ तक में जो भी डिस्प्लेसमेंट आया, इसका डिस्प्लेसमेंट बाय इसका टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट बाय इसका टाइम, उनका रेशियो सेम है। समझ में आ गई क्या बात? इनका रेशियो सेम है। और बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से इसमें से करेक्ट हैं, 1 2 3 4 कितने भी सही हो सकते हैं, तुम्हें देख के बताना कि कितने ऑप्शन कौन कौन से इसमें सही हैं। ठीक है, तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो, और अगर तुमने खुद से ट्राई कर लिया है तो मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ, मेरी बातें ध्यान से सुनना। हम यही ड्रॉ करा, हम हमेशा सिचुएशन ड्रॉ किया करेंगे, दिमाग में जितना सोचेंगे उतना कंफ्यूज होगा ना दिमाग, कितनी कैलकुलेशन कर पाएगा। जो हम कर सकते हैं, जो हम चीजें लिख सकते हैं, उनको तो सामने बना लेंगे, लिख लेंगे। जो डायग्राम अगर कोई दिमाग में आ रहा है कि ऐसे चल रहा होगा तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर लेंगे, ताकि हम आगे की चीजें सोच पाएं। तो हम क्या करेंगे कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल के मोशन के लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, हाँ ये मान लो एक्स इक्वल टू 0 था, ये एक्स इक्वल टू 0 है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पार्टिकल चल रहा है। अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा स्टार्ट कहाँ से करेगा, बच्चा स्टार्ट करेगा कि देखो यहाँ से चल रहा है t इक्वल टू 0 से, लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वो 9 मीटर पे है, ये मान लो 9 मीटर है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये x इक्वल टू 9 पे है, और उसके बाद में t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखा तो x की वैल्यू 17 पे है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे देखा तो x की वैल्यू 17 पे है, इतना दे रखा है बस। ठीक है, चलिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक का ये हमें मोशन दे रखा है, 1 से 7 तक का ये मोशन दे रखा है। ठीक है, 1 से 7 में अगर मैं बात करूँगा तो t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम कितना होगा, 17 माइनस 9 अपॉन में टाइम कितना 3 माइनस 1, भाई t इक्वल टू 1 पे था और 3 पे यहाँ पे है, तो 1 से 3 में कितना टाइम इंटरवल बीता, 2 सेकंड का, 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 17 पे ये है और यहाँ से 9 पे है, लेकिन ये चल के तो इतना ही गया, तो 17 में से ये 9 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बच जाएगी, तो ये 17 माइनस 9 कितना बन जाएगा बेटा 8, और 8/2 यानी कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी 4 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है 1 से 3 का। अब दूसरा बोला गया है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 सेकंड के बीच में भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इतनी है। मान लो ये क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो हम ये बोलेंगे कि इनिशियली मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर 9 पे था तो t इक्वल टू 0 पे कहीं पीछे रहा होगा, वो पीछे 0 पे था कि 0 से भी लेफ्ट में था कि बीच में कहीं था, कहाँ था ये हमें नहीं गिवन है, ना ही एक्सेलरेशन के बारे में कुछ चीजें गिवन है। समझ में आई क्या बात? ना ही एक्सेलरेशन के बारे में बताया, ना किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी में पता है, तो हम मान लेंगे कि t इक्वल टू 0 पे, लेट t इक्वल टू 0 पे ये कुछ x इनिशियल x1 पे था, और 1 पे चल के यहाँ पे पहुंचा 1 सेकंड में, फिर 2-3 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गया, फिर आगे 6 सेकंड तक जाऊंगा तो मान लो कुछ यहाँ पे है, ये मान लो t इक्वल टू 6 सेकंड पे x2 पे है, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 की अगर हम बात करेंगे तो हम एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहेंगे तो वही लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो कितना है x2 माइनस x1 अपॉन में टाइम कितना है 6, x2 माइनस x1 अपॉन में 6, 0 सेकंड से 6 सेकंड तक इंटरवल तो 6 सेकंड हो गया, और x1 से चल गया x2, ये x2 ये x1, x2 में से x1 इतना माइनस कर दो तो ये बच जाएगा डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, और ये दोनों एवरेज वेलोसिटीज बराबर हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 इक्वल टू दे रखा है x2 माइनस x1 अपॉन में 6 के, 4 दे रखा है x2 माइनस x1 अपॉन में 6 के, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू है 6 4 जा 24 मीटर। हमें ये एक रिजल्ट निकल के आया, क्या इस रिजल्ट से हम कुछ बता सकते हैं क्या? x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x जो है तुम्हारा 24 मीटर है,
यानी कि वो उतने टाइम में 24 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर का है ना, तो ध्यान से सुनो, 1 से जो 3 में गया है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, यहाँ का कुछ डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। दोनों के बारे में, इन इन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस हमें टाइम पता है कि टोटल 6 सेकंड लगने वाला है। इस 6 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 24 मीटर होने वाला है। ये पार्टिकल यहाँ से चल के आया है कि कहाँ पे चल के आया है, कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं बता सकते हम। बस 0 से भी चला होता तो 17 से आगे भी पहुंचा होता, 24 पे पहुंचा होता। लेकिन हो सकता है ये 4 से चले, 4 से चल के 28 पे पहुंच जाए। समझ में आई क्या बात? ठीक है, 10 से चल करके ये 34 पे पहुंच जाए। हो सकता है -4 से चल के 20 पे पहुंच जाए, ताकि 24 डिस्प्लेसमेंट हमें 24 करना है ना बस। एवरेज जो, सॉरी, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा इस इंटरवल में 24 मीटर का आएगा। इधर की तरफ ही चलाना, हो सकता है -4 से चलाओ और 6 सेकंड में 20 पे पहुंच गया हो, तो 24 का हो गया डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स रिडक्शन। इसने ये तो बोला ही नहीं कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी है, इतना भी नहीं बोला। तो ये नेगेटिव में भी हो सकता था आगे आ रहा हो। क्लियर है क्या? हो सकता है 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया हो और फिर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही चलाओ। क्लियर है क्या यार? और इन मोशन के बीच के मोशन के बारे में भी कुछ नहीं बता सकता कि भाई किस तरीके से चल रहा, कोई एक्सेलरेशन बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इतने टाइम में इसका इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट, इस इंटरवल में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 24 मीटर होगा। अब बोल रहा है कि टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, टी इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 5 पे होगा। अगर ये टी इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 5 पे होगा, तो हम इतना बोल सकते हैं कि 6 सेकंड पे फिर ये कितना होगा, 24 + 5 29 पे होगा। लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता ना ये 29 है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे 5 पे होगा? ना ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंशन है कहीं पे कि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन मान लेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन माने, तो मान लो एक्सेलरेशन ए थी, तो इस इतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट, और ये यहाँ की वेलोसिटी भी तो नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हमें तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, अननोन ही बहुत सारे हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या बात? बी बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। कैसे, किसको पता यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है? ठीक है, ये जो इंटरवल था 2 सेकंड का, 2 सेकंड में इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट आया 8, तो वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो 4 से चलेगा। तो 4 से चलेगा तो तुम्हें ये जरूर लगा सकता है कि भाई अगर 4 से चल रहा होगा तो हर सेकंड 4 मीटर चलेगा, तो 6 सेकंड में ये 24 मीटर चल जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो की बात है। लेकिन ऐसा तो हम इस इंफॉर्मेशन से ये तो नहीं बता सकते कि यूनिफॉर्म से ही चल रहा है। हो सकता है पहले यहाँ से एक्सेलरेट हुआ हो, फिर रुका हो, फिर ये डिसलरेट हुआ हो, और फिर 24 सेकंड में पहुंचा हो। समझ में आ गई क्या बात? हम कुछ नहीं बता सकते। हम बोल सकते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता तो भी 24 ही आता। हम ये बोल सकते थे अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से चलता ना, तो भी 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 24 ही आता, ये बोल सकते थे हम। लेकिन जरूरी नहीं है ना उसी से चले, हो सकता है एक्सेलरेटर रिटार्डेशन बहुत सारे हो सकता है, बीच में रुका भी हो कहीं पे, हमें क्या पता। तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वी कांट conclude its initial position and velocity at any instant। किसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है ये आइडिया नहीं लगा सकते हम, है ना। और किस तरीके का मोशन है ये गिवन इन्फॉर्मेशन से तो नहीं लगा सकते। तो इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड दी एनी ऑफ दी अबव। समझ में आ गई क्या बात? कि भाई यहाँ पे कितने टाइम पे है ये हम नहीं बता सकते इसको देख करके, गिवन इन्फॉर्मेशन से। यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं बता सकते। एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 3 to 6 ये 4 होगा, ये नहीं बता सकते। ये 4 तो तब होता जब यूनिफॉर्म 4 से ही चल रहा होता ना, तब हर किसी भी इंटरवल में 4 आ जाता। और वो ये सेटिस्फाई भी हो रही है भाई 4 से चलेगा तो इस 2 सेकंड में 8 चला गया, और इस 6 सेकंड में 24 चलेगा, तो ठीक है। तो 3 से 6 के 3 सेकंड में कितना चल जाएगा, 4 3 12। तो 3 से 6 अगर स्पीड कांस्टेंट रहती ना, कांस्टेंट रहती तो यहाँ पे भी 4 आ जाता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि यूनिफॉर्म हो। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हैं। बस ये इस और इसमें एवरेज वेलोसिटी सेम करने के। वो दौड़े फिर रुक जाए, फिर दौड़े फिर रुक जाए, फिर दौड़े फिर मान लो पीछे चल के आ जाए, फिर आगे चला जाए। चलो वो तो बोल दिया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो भी रुक रुक के चल सकता है, कभी तेज चले कभी धीरे चले। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसमें ये दोनों की वेलोसिटी का एवरेज सेम हो। जरूरी नहीं है कि उसमें उतना ही एवरेज आ रहा हो। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि ये
0 से 6 सेकंड के अंदर 24 मीटर चला, हाँ वो बता सकते थे कि इसका डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर है, वो बता सकते थे। वो ऑप्शन में होता तो हम उसको क्लिक टिक कर देते कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि भाई 6 सेकंड में ये चलेगा 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अदरवाइज तो इनमें से जो ऑप्शन पूछे हुए ये हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार पाथफाइंडर का, है ना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं पाथफाइंडर की बुक में, तो मैं सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो यार आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट मूविंग विद रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करता है, और मूविंग फ्रॉम स्टार्ट करता है, रेस्ट चलना स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन ए दे रखी है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलना स्टार्ट करता है। तो बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, सक्सेसिव इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम, ऑफ सेम टाइम या इक्वल टाइम, ये की बात है, सेम टाइम दे रखा है यानी कि इक्वल टाइम। तो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो, जितना तुम्हें समझ में आया उसके हिसाब तुम खुद भी सोल्व करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये पार्टिकल जो है इनिशियली एक्सेलरेशन ए से u इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट हुआ, तो इक्वल इंटरवल्स में कितना कितना चलेगा उसके डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो बताना है। पहले टी टाइम में कितना चला, फिर अगले टी टाइम में कितना चला, फिर अगले टी टाइम में कितना चला, और अगर टाइम इंटरवल सेम रख दे, जैसे एक एक सेकंड रखूँ तो एक सेकंड पहले थोड़ा सा चला क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वो धीरे धीरे बढ़ के एक सेकंड में कुछ वेलोसिटी होगी, थोड़ा सा चल रहा होगा। अगले सेकंड में तो वेलोसिटी और ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा चलेगा, उससे अगले सेकंड में वेलोसिटी और ज़्यादा चले, उससे अगले सेकंड में वेलोसिटी और ज़्यादा चलेगा। समझ में आई क्या बात। हर एक सेकंड में अगर आगे आगे देखता जाऊंगा तो एक एक सेकंड के इंटरवल में या फिर किसी भी टाइम टी के इंटरवल में आगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएंगे, तो वो जो रेशियो हो बढ़ता जाएगा, है ना, रेशियो बढ़ता जाएगा उसका हर सेम इंटरवल में। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले टाइम टी पे यहाँ पे थी, पहले टाइम टी में ये यहाँ तक पहुँचा, फिर अगले टाइम टी में ये यहाँ तक, फिर अगले टाइम टी में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना हुआ, और फिर अगले ऐसे चलता गया। तो यहाँ तक पहुँचने का टाइम ये टी है मान लो, फिर ये 2t है, फिर ये 3t है, बट ये जो टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक का ये t है, यहाँ से यहाँ तक का ये इंटरवल t है, यहाँ से यहाँ तक का ये इंटरवल भी t ही है। बट सेम इंटरवल में आगे जाते जाते वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आने लग जाएंगे, हम बता सकते हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ती रहेगी तो उसके डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं पहला डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ कि मान लो ये डिस्प्लेसमेंट S1 है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट मैं बोल दूंगा कि मान लो ये S2 है, फिर उससे अगले इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट ये S3, और ये इस तरीके से चलता जाएगा। और हम ये S1 S2 S3 का रेशियो निकालना चाहते हैं। S1 जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे, राइट के डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेंगे, एक्शन पॉजिटिव, u तो 0 ही है, u 0 है तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t में हाफ AT स्क्वायर होगा, लेकिन ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t फ्रॉम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 से t टाइम का है, क्योंकि हमने ये वेलोसिटी u है ना 0 रखी है, वो इस इंस्टेंट की है, तो हमारा इनिशियल पोजीशन फिर फिक्स हो गया। अब तुम ये हर जगह इन लगाते यहाँ से यहाँ तक हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक हाफ AT स्क्वायर बोला कि इक्वल आ गया है, तो ऐसा नहीं है। हमने u यहाँ का लिया है ना 0, यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखूंगा तो यहाँ की वेलोसिटी 0 थोड़ी है, तो यहाँ का u 0 नहीं आएगा, और यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो यहाँ की वेलोसिटी भी 0, यहाँ का u, ये वाले अगर छोटे जो अलग अलग इंटरवल्स में देखेंगे तो ये वेलोसिटीज अलग अलग हैं, इनको कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत का काम होगा, इसलिए हम सिर्फ यहीं से इसी को फिक्स कर लेंगे, हम देख यहीं से रहे हैं सिर्फ। तो पहले टी टाइम में S1 चलेगा, पहले टी टाइम में फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम t, उसमें डिस्प्लेसमेंट S1 आएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट S1 आएगा, तो हम बोलेंगे S1 क्या बन जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड इंटरवल के लिए देखेंगे तो सेकंड इंटरवल के लिए हम बोल देंगे कि टू इंटरवल्स में टू टी टाइम के अंदर अगर मैं देखूं, 2t टाइम में जब टाइम 2t हो जाएगा, 0 से 2t, 0 से 2t का देख लेते हैं, 0 से 2t में टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 हो जाएगा, और ये टाइम 2t हो जाएगा, तो हाफ AT स्क्वायर 0 से ये लगा सकते हैं सीधे सीधे, तो S1 प्लस S2 हम सीधे लिख सकते हैं हाफ इंटू A इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, और S1 की वैल्यू है हाफ AT स्क्वायर, ये यहाँ पर रख देंगे, तो S2 कितना आ जाएगा, S2 बन जाएगा हाफ A 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस हाफ AT स्क्वायर। समझ में आ गई के बाद हाफ AT स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 बन गया। अच्छा, अब टाइम टोटल टाइम 3t में देख लेते हैं, 3t में ये बन जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू हाफ A 3t का होल स्क्वायर।
ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा और टाइम है 3t। तो हाफ ए 3t स्क्वायर जो बनेगा वो S1 प्लस S2 प्लस S3। तो मैं कर सकता हूँ इसमें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट में से यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूँ। समझ में आई क्या बात? S3 निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट में से मैं S1 प्लस S2 को माइनस कर दूँ। S3 निकालने के लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हाफ ए 3t का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे S1 प्लस S2। समझ में आ गई बात? तो S3 में ये हाफ, ये क्या बन जाएगा, हाफ ए 3 इंटू टी का स्क्वायर माइनस S1 प्लस S2 कितना बन जाएगा, S1 प्लस S2 तो 2t के अंदर इंटरवल का टाइम वो है, हाफ ए 2t का स्क्वायर। S1 प्लस S2 कितना है, S1 प्लस S2 2t टाइम में आने वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो हाफ ए 2t स्क्वायर सीधे लिख सकता हूँ मैं। ये बन जाएगा, इसमें देखो हाफ ए कॉमन आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर ही कॉमन आ गया, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि बन जाएगा अगर मैं S3 लिखूंगा तो ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 5। समझ में आ गई ये बात? इस तरीके से अगर मैं नेक्स्ट लिखूंगा तो जैसे देखो पहले में आया हाफ ए टी स्क्वायर, फिर आया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3, फिर आया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5, फिर आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, फिर आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो जो S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो S4 रेशो S5 रेशो ऐसे चलता जाएगा ये, वो सबसे पहले इंटरवल में लिखा जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर रेशो, अगले में लिखा जाएगा हाफ ए 2t का स्क्वायर में से हाफ ए टी स्क्वायर का डिस्टेंस माइनस करेंगे तभी अगले टी का आएगा। फिर रेशो लिखूंगा हाफ ए टोटल 3t के स्क्वायर में से हाफ ए 2t तक का मैं माइनस कर दूंगा तो सिर्फ अगले टी का बचेगा। फिर रेशो लूंगा, ये बन जाएगा हाफ ए, पहले 4t का टोटल निकाल लूंगा उसमें से हाफ ए 3t का सीधे माइनस कर दूंगा तो 3t से 4t का बच जाएगा। फिर हाफ ए 5t स्क्वायर माइनस हाफ ए 4t स्क्वायर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, 4t से 5t का आ जाएगा कि भाई 5t में इतना हुआ 4t में इतना माइनस कर दिया तो 4t से 5t में कितना डिफरेंट वो पता चल गया। अब इस सब में से हाफ ए टी स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा देखो ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर रेशो, ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना 3 स्क्वायर माइनस 4 2 स्क्वायर 5 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर। फिर अगला क्या बन जाएगा, ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना बन जाएगा 16 माइनस 9 जो कि बन जाएगा 7 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर रेशो। अगला क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर, और ये चलता रहेगा। हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर सारे कट जाएंगे रेशो के अंदर क्योंकि हम रेशो ले रहे हैं। तो जो S1 रेशो S2 रेशो S3 रेशो S4 रेशो S5 रेशो ये चलता जाएगा, वो निकल के आ रहा है बेटा 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7 रेशो 9 रेशो 11 रेशो 13 रेशो, ये चलता जाएगा। और तुम्हें ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ से कि 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आएंगे उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो ओड नंबर्स में आता है 1 3 5 7 9। समझ में आई क्या बात? ये पैटर्न बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। फ्री फॉल वगैरह जब आगे बढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू मूव सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस। सक्सेसिव इक्वल, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया, इस बार बोला है कि सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उन टाइम का रेशियो। पहले टाइम इंटरवल इक्वल दे रखा होता और बोला था कि उन इक्वल टाइम इंटरवल्स में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका रेशियो बताना है। ये क्वेश्चन ये है कि इस बार तुम्हें इक्वल डिस्प्लेसमेंट चलना है, यानी कि हर बार मान लीजिए 5-5 मीटर चलना है। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें कितना टाइम इंटरवल लिया, 1-1 सेकंड का लिया इंटरवल, 2-2 सेकंड का लिया, उस पर डिपेंड ही नहीं करा। तुम 1-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखोगे उसका रेशियो भी ये बनेगा, 2-2 सेकंड के इंटरवल में देखते जाओगे तो भी रेशियो बना, 3-3 सेकंड के इंटरवल में देखोगे तो भी यही बनता जाएगा। टाइम के इंटरवल कितना लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल सेम रखते जाओगे तो उस इंटरवल में आने वाले डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो इसी ओड नंबर की सीरीज में चलते रहेंगे। सेम चीज यहाँ पे करनी है कि अब हमें टाइम इंटरवल सेम ना रखे, अब हमें डिस्प्लेसमेंट सेम देखें। पहले 5 मीटर में कितना टाइम लगा, फिर अगले 5 मीटर में, फिर अगले 5 मीटर में, यानी इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट सेम रखना है और फिर अलग अलग टाइम निकालते जाना है। अब तुम खुद सोचो कि अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सेम सिचुएशन दे रखी है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, यही वाली सिचुएशन है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है जैसे वहां पे हो रहा था,
इसको तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, पिछला जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ी सी जो तुम्हें समझ मिली होगी उसके हिसाब से इसको करने की कोशिश करो। बाकी मैं तुम्हें सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, मान लो एक्सेलरेशन ए से u0 था, u0 था, एक्सेलरेशन ए था इसका, और चलना स्टार्ट हुआ। अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स की बात चल रही है, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, ये मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, हाँ अब देखो ये यहाँ पे, फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इतना, फिर अगला इक्वल डिस्प्लेसमेंट सेम, फिर से अगला सेम डिस्प्लेसमेंट, समझ में आई क्या बात। ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स के अंदर कितना कितना टाइम लगेगा वो पता ना करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है। ये टाइम मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये इंटरवल का टाइम t1 है, इस इंटरवल में टाइम t1 लगा, इस इंटरवल में टाइम t2 लगा, इस इंटरवल में टाइम t3 लगा, इस इंटरवल का जो टाइम है वो t4 लगा, इसका टाइम t5 लगा। डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, एस 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 एस। इसमें भी देखो तुम उसी इक्वेशन को यूज में ले सकते हो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, u0 ले लो, तो इनिशियल टाइम तो यही ले लो t इक्वल टू 0, इसी से कैलकुलेट कर लो सारी चीज़ें, तो s बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आई क्या बात। पहला डिस्प्लेसमेंट s आने में जो टाइम t1 लगा वो t1 निकलेंगे कि फर्स्ट जो s बनेगा, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट s, उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ए टी वन स्क्वायर, ये तो सीधे ही आ जाएगा हाफ ए टी वन स्क्वायर। तो t1 जो बना, t1 तो √2s अपॉन में a बन गया, कितना बन गया बेटा, t1 बन गया √2s अपॉन में a, क्या बन गया बेटा, √2s अपॉन में a। ठीक है, इतना समझ में आया कि √2s अपॉन में a टाइम t1 आ गया। अगला पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कि भाई अब यहाँ से यहाँ तक जाओ, इतने डिस्प्लेसमेंट में ये टाइम t2 कितना लगा, फिर अगले में t2, t3, t4, t5। अब तुम्हें क्या लगता है ये रेशो बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने समझ लिया था कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वो जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो सेम टाइम्स में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो फिर वो डिस्प्लेसमेंट्स का रेशो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इसमें बढ़ेगी लगातार, सेम डिस्टेंसेस कवर करनी है भाई। पहले स्टार्टिंग में 10 मीटर कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि स्पीड कम थी, धीरे धीरे बढ़ी है। अगली बार 10 मीटर तो जल्दी कवर कर लेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है और बढ़ रही है, फिर अगला 10 मीटर और जल्दी कवर करेगा, फिर अगला 10 मीटर और जल्दी कवर करेगा क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। समझ में आ गई क्या बात। तो क्योंकि ये स्पीड्स बढ़ती जा रही होंगी इसकी, तो ये जो टाइम लेता जाएगा सेम डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लेगा वो टाइम इंटरवल कम होता जाएगा लगातार। समझ में आ गई क्या बात। तो वो टाइम इंटरवल बेटा कम होता जाएगा, और अगर वो टाइम इंटरवल कम होता जाएगा तो रेशो इसका डिक्रीज करता जाएगा। कितना होगा वो चेक करते हैं। पहला फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एस, सेकंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लगा देंगे वही, हम अगर ए से इनको बी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स दे दें, हम ए से, सेकंड के लिए हम ए से बी नहीं जाएंगे, हम ए से सी जाएंगे और उसमें से ए से बी को माइनस कर देंगे, ए से सी तक का टोटल टाइम निकाल लेंगे, उसमें से ए से बी का माइनस कर देंगे, तो ये टाइम बच जाएगा। ए से बी में 2s का डिस्प्लेसमेंट देखो, t2 t1 प्लस t2 जो टाइम है उसमें से माइनस कर देंगे t1 टाइम। समझ में आ गई क्या बात। ये टाइम t1 माइनस कर देंगे तो t2 आ जाएगा। ये तो है t2 क्या बनेगा, t1 प्लस t2 में से t1 माइनस कर देंगे, t2 अगर निकालना है तो। t1 प्लस t2 लिखने का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम की देखो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा अगर जाएगा, किसी भी डिस्प्लेसमेंट एस के लिए जो टाइम लगने वाला √2s अपॉन में ए लगने वाला, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ए एस हो तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा 2s होगा, 2s में टाइम कितना लगेगा, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा 2s लिख देंगे अपॉन में ए, और वो टाइम कितना लग रहा है t1 प्लस t2, उसमें से ये टाइम t1 माइनस कर देंगे, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू तो सीधे आ जाएगी √2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है इसमें 2s अपॉन में ए, माइनस t1 कितना है √2s अपॉन में ए, यहाँ से √2s अपॉन में ए कॉमन आ जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, फिर थर्ड में देखेंगे, थर्ड वाला जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसमें हम कर देंगे ए बी से ए डी माइनस उसमें से ए सी माइनस करेंगे, कि हम जाएंगे ए से डी चले जाएंगे 3s, उसमें से ये 2s वाला टाइम माइनस कर देंगे, तो ये अगले s का टाइम आ जाएगा। इसको निकालने के लिए तुम क्या यहाँ से यहाँ तक का सीधा टाइम कितना निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 3s है, तो √2s अपॉन में ए से यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 3s रख देंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो टाइम आ जाएगा, और उसमें से 2s वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ का जो t3 बनेगा सीधा लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू
3s तक का डिस्प्लेसमेंट का टाइम, उसमें से 2s के डिस्प्लेसमेंट का टाइम निकाल दो, 2 इंटू 2s अपॉन में ए। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन में ए कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा पहले में तो √3 और दूसरे में √2। समझ में आ गई क्या बात? ये इसमें बच जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाले में करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या होगा कि फोर्थ वाला पार्ट क्या बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, ए ई में से ए डी माइनस कर देंगे। ए ई का टाइम निकाल लेंगे, ए से ई तक का टाइम कितना लगा, उसमें से ए से डी तक का टाइम माइनस कर देंगे, डी से ई तक का आ जाएगा T4। तो T4 क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 डिस्प्लेसमेंट में से 3 डिस्प्लेसमेंट का टाइम माइनस कर देंगे। तो किसी भी टाइम किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लग जाएगा √2s अपॉन में ए। तो एस पहले तो लग देंगे 4 है, तो यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, फिर एस रख देंगे 3 है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट का टाइम आ गया, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा T4, वो बन जाएगा √2 इंटू 4s अपॉन में ए माइनस √2 इंटू 3s अपॉन में ए। अब दोनों ही जगह से √2s अपॉन में ए कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा √4 माइनस √3। इसको ऐसे लिख देंगे, √4 को 2 मत लिखो, क्योंकि हमें फिक्स पैटर्न बनाना है, जो बन रहा होगा वो हमें ऑब्जर्व करना है। फिफ्थ पार्ट में फिर से देखेंगे, फिफ्थ पार्ट में क्या बन जाएगा, हम ए एफ से ए ई माइनस कर देंगे, यानी कि ए एफ से ए ई माइनस, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल करके उसमें से ये वाला टाइम माइनस कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है 5s और यहाँ से यहाँ तक का 4s, 5s का डिस्प्लेसमेंट है, 4s का डिस्प्लेसमेंट का टाइम माइनस कर देंगे। और किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम √2s अपॉन में ए लगता है, तो T5 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5s अपॉन में ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4s अपॉन में ए। क्लियर है? तो जो T5 बनेगा वो बन जाएगा √2s अपॉन में ए इंटू √5 माइनस √4, ये कॉमन आ जाएगा। अब देखो T1 T2 T3 का रेशो लेना है, T1 रेशो T2 रेशो T3 रेशो T4 रेशो T5, यहाँ तक ही ले लेते हैं। इसको लिखेंगे तो पहला टाइम जो बन रहा है √2s अपॉन में ए, ये बन रहा है √2s अपॉन में ए, फिर रेशो में √2s अपॉन में ए, √2s अपॉन में ए इंटू अगला बन रहा है √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, फिर अगला बन रहा है √2s अपॉन में ए √3 माइनस √2, फिर अगला बन रहा है √2s अपॉन में ए, और ढंग से लिख देता हूँ इसको, अगला बन रहा है √2s अपॉन में ए और √4 माइनस √3। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो बन रहा होगा वो √2s अपॉन में ए, इससे नेक्स्ट जो बन रहा है वो √2s अपॉन में ए √5 माइनस √4, और ये चलता जा रहा है रेशियो से। अब सभी जगह से देखो √2s अपॉन में ए, √2s अपॉन में ए कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 रेशो √2 माइनस 1 रेशो √3 माइनस √2 रेशो √4 माइनस √3 रेशो √5 माइनस √4, ये चलता जाएगा। और ये देखो, ये पैटर्न देखो क्या बन रहा है, पहले 1 में से 0 माइनस हुआ, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4, ये सबसे सक्सेसिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट का डिफरेंस जो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो जो T1 रेशो T2 रेशो T3 रेशो ये चलती जाएगी सीरीज, वो किसके इक्वल बनेगी, इसको √1 माइनस √0 भी तो लिख सकता हूँ सिमेट्रिक बनाने के लिए, इसको √1 माइनस √0 रेशियो में से √2 माइनस √1, √1 भी 1 ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर √3 माइनस √2, फिर बन जाएगा √4 माइनस √3, फिर बन जाएगा √5 माइनस √4, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। समझ में आ गई क्या बात? ये सीक्वेंस चलता रहेगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि यार ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चंस तुमने ढंग से अटेम्प्ट करे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और पाथफाइंडर के क्वेश्चंस, पाथफाइंडर टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। तब तक के लिए देखो ये क्वेश्चंस तुम ट्राई कर लेना घर पे जा करके खुद से। उसके अलावा जो होमवर्क है तुम्हारा HCV से, तुम ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप, इतने टाइप के क्वेश्चंस तुम कर सकते हो खुद से ट्राई। इरोडो के ये क्वेश्चंस तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। SBT के इतने क्वेश्चंस मैं तुमने टिक कर लगा दिए हैं। पाथफाइंडर के भी ये क्वेश्चंस तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो अपन ने करा, बाकी तुम कर सकते हो। और भी मैं तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जिससे ये वाले क्वेश्चन, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस तो और आसान हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन के लिए। उसमें अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए यार तुम्हारा होमवर्क यही रहने वाला है, और इसमें से तुम्हें जो भी डाउट हो वो डिस्कस करने के लिए तुम्हें पता है फिर कहाँ पे आना है। उसके लिए तुम्हें माफियाज डाउट क्लास ग्रुप पे आकर के तुम्हें डाउट डिस्कस करने हैं। इसमें मैं खुद लाइव डाउट डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ में। उसके अलावा तुम्हें कोई भी क्वारी हो तुम व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया तो यार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्लासेज और लेक्चर्स के अपडेट्स के लिए।
ठीक है? सारी चीज़ें फ्री हैं, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड कर सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है? तो अगर यार लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना, जो भी तुम्हारा फेवरेट पार्ट हो उसके रिगार्डिंग कमेंट कर देना, तुम्हारा जो भी आंसर आया हो किसी भी पार्ट में तो बताना, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेंट एक्सेलेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। अगले क्लास में हम और भी रोड ओवर पाथफाइंडर के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है? तो ठीक है यार, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।